गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज समर वेकेशन के बाद मैं फिर आपके सामने एक नया ऑडियो कंटेंट लेकर आया हूँ। आपको याद होगा कि अल्टरनेटिव टू इम्प्रीजमेंट से रिलेटेड एक लास्ट जो है सेक्शन उसका बचा हुआ था, आफ्टर केयर सर्विसेज। तो ये जो आपको ऑडियो कंटेंट मैं देने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले फिर से दोबारा रिवाइज कराते हुए अल्टरनेटिव टू इम्प्रीजमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राचीन भारत में कारागार जो होते थे वह संरक्षक के रूप में देख रेख करने के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते थे। इसे दंड का स्थान न मानकर सिर्फ बंदी को रोके जाने का स्थान या प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट या एकांतवास के रूप में जाना जाता था। परंतु मध्यकाल में कारावासों का स्वरूप दंड के प्रतिशोधात्मक तथा भयोत्पादक वैचारिकी के प्रभावों में अपराधियों को कष्ट पहुंचाने, शारीरिक यातनाएं देने इत्यादि के स्थान के रूप में रूपांतरित होती चली गई। ब्रिटिश काल में भी कमोबेश मध्यकालीन विचारधाराएं चलती रहीं तथा औपनिवेशिक शासन के कारण राजनीतिक बंदियों के लिए भी कठोर सजाओं के प्रावधानों को लागू कर दिया गया। परंतु समकालीन यूरोप और अमेरिका में दंड के सुधारवादी और मानवतावादी वैचारिकी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसका असर भारत पर भी पड़ा और पहले सैद्धांतिक तौर पर और धीरे धीरे जो है व्यवहार में भी दंड का स्वरूप बदलने लगा। भारत में भी कारावास को उपचार का एक साधन माना जाने लगा और कारागृह अब सुधार गृह के रूप में रूपांतरित होने प्रारंभ हुए। इसके साथ साथ कारावास के कुछ मानवतावादी विकल्पों जैसे परिवीक्षा, पैरोल, खुली जेल और उत्तर संरक्षण सेवाओं को भी अपनाया जाना शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई न्यायाधीशों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे पारंपरिक जेलों में कैदियों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कारावास के उपलब्ध विकल्पों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करें। तो ये एक छोटा सा आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया जो कि क्या होता है अल्टरनेटिव टू इम्प्रीजमेंट, उसको ये डिस्कस करता है। अब हम इसके जो लास्ट सेगमेंट है आफ्टर केयर सर्विसेज उसकी बात करते हैं। अपराधियों के लिए उत्तर संरक्षण एवं पुनर्वास की प्रक्रिया संस्थागत देखरेख तथा उपचार का एक अभिन्न हिस्सा है। चूंकि अपराधी एक लंबी अवधि तक जेल में रहता है जिसके कारण समाज के साथ उसका एक तरह से अलगाव हो जाता है। जेल में रहने से जो उस पर एक सामाजिक कलंक या सोशल स्टिग्मा लग जाता है उसके कारण लोग उससे किनारा कर लेते हैं तथा उसे संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। लंबी अवधि वाले कैदियों के अतिरिक्त थोड़े समय तक जेल में रहने वाला कैदी भी इस कारण कुछ समस्याओं का सामना करता है क्योंकि वह अपने विरोधी तथा शत्रु के प्रति अपनी घृणा, द्वेष व शत्रुता को भूल नहीं पाता। इन समस्याओं का शीघ्र ही निवारण न कर पाने पर अपराधी निश्चय ही दोबारा अपराध कर बैठता है। उक्त सभी समस्याओं को समाधान करने एवं पुनर्वास की व्यवस्था करने हेतु उत्तर संरक्षण सेवाओं की स्थापना एक संस्थागत उपचार कार्यक्रम के रूप में अपनाई जाती है। तो अभी हमने आपको एक छोटे में उत्तर संरक्षण सेवाएं क्या हैं और क्यों इसका क्या महत्व है इसकी छोटी सी आपको झलक दी। अब हम आपको बताते हैं कि इसका इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ आफ्टर केयर सर्विसेज। कैदियों के लिए उत्तर संरक्षण की अवधारणा का प्रारंभ कब हुआ इसका ठीक अनुमान करना कठिन है, परंतु इसके अंतर संबंधित की जा सकने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि का लिखित प्रमाण यूनाइटेड किंगडम के 1776 के एक विशेष जेल अधिनियम से प्राप्त होता है जिसमें रिहा होने वाले कैदियों के लिए वस्त्र की व्यवस्था शासन द्वारा किए जाने का प्रावधान था। यह अवधारणा यूके में 18वीं सदी के अंत तक तब लोकप्रिय होने लगी जब कई स्वैच्छिक संगठनों ने द डिस्चार्ज प्रिजनर्स एड सोसाइटी का गठन कर इसके माध्यम से अनेकों प्रकार की सहायताएं प्रदान करनी शुरू की। भारत में उत्तर संरक्षण कार्य की आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु 1877 में इंडियन जेल कॉन्फ्रेंस ने एक अध्ययन किया था तथा यह निष्कर्ष निकाला कि अभी भारत में मुक्त कैदियों के लिए किसी अस्थायी उत्तर संरक्षण सेवा समिति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अध्ययन दल ने पाया कि जेलों से रिहा कैदियों को समाज आसानी से दोबारा सात्मीकृत कर लेता है।
परंतु फिर भी गैर सरकारी स्तर पर पुनर्वास समितियों की स्थापना उत्तर प्रदेश, बंगाल और बम्बई में क्रमशः 1894, 1907 और 1914 में की गई। ये सभी गैर सरकारी समितियां सरकारी मदद के अभाव में धीरे धीरे अंततः बंद हो गई। 1919 की जेल सुधार समिति ने पहली बार रिहा कैदियों के लिए सहायता और पुनर्वास किए जाने की सिफारिश की थी। इस समिति का विचार था कि रिहा होने के बाद 20% अपराधी पुनः अपराध करते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि उन्हें कोई सामाजिक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। इस समिति ने राज्यों को यह निर्देश भी दिया कि अपने अपने राज्यों में वे मुक्त कैदी सहायता समितियां गठित करें। इसके बाद कई राज्यों द्वारा ऐसी समितियां गठित करनी प्रारंभ की गई। 1954 में भारत सरकार ने MS गोरे की अध्यक्षता में एक उत्तर संरक्षण समिति नियुक्त की। आप MS गोरे का नाम सुने होंगे। ये एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे जिसका कार्य उत्तर संरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना था। इस समिति ने अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें रिहा कैदियों के लिए नौकरी दिलाना, कर्ज दिलाना, हॉस्टल की व्यवस्था करना, सुरक्षा एवं कानूनी सहायता दिलाना तथा परामर्श देने की व्यवस्था करने संबंधी अनेकों सुझाव दिए। पूरी व्यवस्था की फंडिंग के लिए केंद्र और राज्य सरकार के गृह, शिक्षा और वाणिज्य मंत्रालयों के अलावा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को भी जिम्मेदारी देने की सिफारिश की गई। आज भी भारत में उत्तर संरक्षण सेवाएं सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है तथा जहां हैं भी वहां सीमित रूप में योगदान दे रही हैं। स्टूडेंट्स, ये हुई इतिहास की बात। अब हम उत्तर संरक्षण सेवाओं को और स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं पर अपने आप को केंद्रित करते हैं। एक पहली परिभाषा जो हम लोग ले रहे हैं वो है BK भट्टाचार्य की परिभाषा। इनकी पुस्तक वायलेंस डेलिक्वेंसी रिहैबिलिटेशन 1977 में उत्तर संरक्षण की विशेषता और महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने लिखा है कि आफ्टर केयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ क्राइम प्रिवेंशन। In the absence of proper aftercare and a strict follow-up, the base of penological practices will be meaningless. The hardest part of punishment that ex-prisoners, particularly young ex-prisoners, will have to face is when they come out of the correctional institutions। अर्थात अपराध रोकथाम के किसी भी समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर संरक्षण एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उचित उत्तर संरक्षण एवं उसके कमजोर निगरानी की अनुपस्थिति में दंडात्मक व्यवस्थाएं अर्थहीन हो जाएंगी। दंड का सबसे कठोर हिस्सा तो वही होता है जब पूर्व कैदी, विशेषतः युवा पूर्व कैदी, सुधार गृहों से बाहर निकल कर आते हैं तथा समाज का सामना करते हैं। हम एक दूसरी परिभाषा लेते हैं अनन्य दास गुप्ता के शोध लेख आफ्टर केयर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जुवेनाइल्स इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव 1999 से। इस शोध लेख में इन्होंने कहा है कि आफ्टर केयर एज ए माइक्रो कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डिफेंस विच टर्म इज यूज्ड इन द करेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मॉडर्न कनेक्शन। सोशल डिफेंस is thus a reaction against the retributive system and based on the substitution of treatment for retributive punishment। उत्तर रक्षा सिद्धांत के एक सूक्ष्म अवयव के रूप में उत्तर संरक्षण शब्द का प्रयोग उपचार के एक विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आधुनिक संदर्भों में सामाजिक रक्षण को प्रतिशोधात्मक व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया समझा जाता है जो प्रतिशोधात्मक दंड के उपचार प्रतिस्थापन का आधार है। एक और परिभाषा हम लेते हैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी कमेटी ने आफ्टर केयर प्रोग्राम रिपोर्ट 1974 में इसको दिया था। इसके अनुसार द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर केयर इज हाउएवर अ ब्रॉडर वन and need not be limited to the specific program and services organized for the rehabilitation of individuals discharged from correctional institutions. In fact,
The term aftercare can be used to refer to the programs and services organized to complete the process of rehabilitation of socially or physically handicapped individuals or groups, which has been begun and carried up to a particular stage in an institutions। अर्थात उत्तर संरक्षण की अवधारणा हालांकि काफी विस्तृत है तथा इसे सिर्फ उन विशिष्ट कार्यक्रमों और सेवाओं तक सीमित किए जाने की आवश्यकता भी नहीं है जो उपचार गृहों से रिहा किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आयोजित किया जाता है। वस्तुतः उत्तर संरक्षण शब्द का प्रयोग सामाजिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों या समूहों के पुनर्वास प्रक्रिया को पूरा करने हेतु आयोजित कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है जो एक संस्था के रूप में शुरू किए जा चुके हैं तथा एक खास स्तर तक पहुंच चुके हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर संरक्षण शब्द का प्रयोग दो रूपों में प्रमुखता से किया जाता है। पहला संकीर्ण रूप में, जिसमें उत्तर संरक्षण शब्द का प्रयोग उन कार्यक्रमों तथा सेवाओं के लिए किया जाता है जो जेलों या सुधार गृहों से रिहा होने वाले कैदियों को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मदद देकर उनके पुनर्वास को आसान बनाया जाता है। दूसरा बृहत अर्थ में, जिसमें समाज के उन सभी व्यक्तियों जो सामाजिक या शारीरिक रूप से असमर्थ या अक्षम होते हैं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर तरह की सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा न सिर्फ सुनिश्चित हो सके बल्कि वे दोबारा समाज में स्थापित हो सकें। भारत में उत्तर संरक्षण को स्वैच्छिक दायरे में रखा गया है, अर्थात यह कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं पूर्व कैदियों तथा लाचारों पर लागू किया जाता है जो इस हेतु इच्छा व्यक्त करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कुछ श्रेणी के कैदियों के लिए यह अनिवार्य रखा गया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर संरक्षण सुधार और पुनर्वास के प्रयासों की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सहायता, सेवा, मार्गदर्शन, परामर्श, सहयोग एवं सुरक्षा जैसे कंपोनेंट की सहायता से पूर्व कैदियों के साथ साथ समाज के पराश्रित या अक्षम, इसको डेस्टिट्यूट वर्ड भी कहा जाता है, व्यक्तियों और समूहों को पुनर्वासित किया जाता है ताकि एक कानून पालक नागरिक के रूप में उनका रूपांतरण किया जा सके। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं उत्तर संरक्षण सेवाओं की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आफ्टर केयर सर्विसेज। उत्तर संरक्षण सेवाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्तर संरक्षण एक संस्था के द्वारा प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सेवा है जो उन लोगों के लिए होती है जो संरक्षण और प्रशिक्षण पाने के उद्देश्य से एक निश्चित समयावधि के लिए इसके अंदर आते हैं। दूसरा, यह उन व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के लिए संरक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराता है जो सामाजिक, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं। तीसरा, यह जेल से रिहा एक व्यक्ति के पुनर्वास प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य को भी पूरा करता है ताकि वह व्यक्ति दोबारा मजबूर होकर कोई अपराध न कर दे या फिर से जेल न पहुंच जाए। चौथा, यह जेल से रिहा व्यक्ति को नैतिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उन सामाजिक कलंकों को भी दूर करने का प्रयास करता है जो जेल में रहने के कारण समाज द्वारा लगाया जाता है। स्टूडेंट, अब तक हमने आपको उत्तर संरक्षण की अवधारणा, उसके इतिहास और उसकी परिभाषाओं से परिचित कराया। अब मैं आपको उत्तर संरक्षण के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों से परिचित कराता हूँ। मॉडल विजन मैनुअल 2016 में उत्तर संरक्षण के निम्न उद्देश्यों को रेखांकित किया गया। पहला, वैसे सभी रिहा कैदियों जिनके लिए आवश्यक है उनको मदद, मार्गदर्शन, परामर्श, सहयोग तथा संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, रिहा कैदियों के मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक परेशानियों के निराकरण का प्रयास करना। तीसरा, यह उन सामाजिक कलंकों को भी दूर करने का प्रयास करता है जो एक कैदी अथवा उसके परिवार को उसके जेल में रहने के कारण सामाजिक तौर पर आरोपित हो जाता है। चौथा, यह व्यक्तियों को इस रूप में प्रभावित करने का प्रयास करता है कि वे अपनी आदतों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों तथा मूल्यों को इस रूप में परिमार्जित कर लें
ताकि परिवार और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। पांचवा, यह व्यक्तियों को उनकी रिहाई के पश्चात उनके शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक और अभिवृत्तीय पुनर्समायोजन तथा चरम पुनर्वास अल्टीमेट रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में मदद करता है। तो ये 5 उद्देश्य हैं आफ्टर केयर के। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन थ्रू आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस। ये हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं पुनर्वास की और सामाजिक रीइंटीग्रेशन की। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 पुनर्वास की प्रक्रिया, उत्तर संरक्षण संगठन तथा एवं बाल अपराधियों के संबंध में विशेष दिशा निर्देश देता है। इस अधिनियम की धारा 40 में वर्णित है कि एक बालक का पुनर्वास तथा उसका सामाजिक पुनर्एकीकरण उस वक्त से ही शुरू हो जाना चाहिए जब वह बाल सुधार गृह में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में 4 विकल्पों में से किसी की भी मदद से यह कार्य पूरा किया जाना चाहिए। पहला, एडॉप्शन या दत्तक ग्रहण, दूसरा फॉस्टर केयर, तीसरा प्रायोजन या स्पॉन्सरशिप और चौथा उत्तर संरक्षण संगठन। इस अधिनियम की धारा 44 राज्यों को इस तरह का कानून बनाने के लिए निर्देशित करती है जिसके द्वारा एक उत्तर संरक्षण संगठन को या तो स्थापित किया जा सके या पूर्व में कार्यरत संगठन को प्रस्तावित कानून के दायरे में मान्यता प्रदान की जा सके। बी, बाल गृह, विशेष बाल गृह इत्यादि से छूटने वाले बालकों या बाल अपराधियों को एक ईमानदार, परिश्रमी और उपयोगी व्यक्ति बनाने हेतु उत्तर संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सहायता योजनाएं संचालित की जा सके। सी, परिवीक्षा अधिकारी या सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा हर बालक या बाल अपराधी की व्यक्तिगत आचरण रिपोर्ट को उसकी रिहाई के समय उत्तर संरक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना, ताकि उस बालक या बाल अपराधी की उत्तर संरक्षण संस्थाओं में उसके बेहतर पुनर्वास तथा उसकी प्रगति हेतु प्रयुक्त किया जा सके। और डी है, उत्तर संरक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता तथा उसकी प्रकृति को बनाए रखना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 की धारा 45 राज्यों को वह शक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा वह ऐसे नियम को बना और लागू कर सकती है जिसके द्वारा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट तथा सामुदायिक सेवा से जुड़ी अन्य एजेंसीज के मध्य प्रभावी लिंकेज को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि बालकों या जुवेनाइल्स का समुचित पुनर्वास और समाज से पुनः जुड़ाव बेहतर ढंग से किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको संक्षेप में इसके कई कंपोनेंट्स जिसमें ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, डेफिनेशंस, हिस्ट्री वगैरह सबको बताया। अब आखिरी में हम मूल्यांकन और सुझाव की बात करेंगे, इवैल्यूएशन एंड सजेशन। चूंकि एक प्रभावी जेल व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य कैदियों की समाज में पुनर्वापसी को सुनिश्चित करना है, इसी कारण पुनर्वास संस्थाओं की महत्ता काफी अधिक बढ़ जाती है। यह सच भी है कि एक व्यक्ति को उसके किए अपराध के लिए समाज उसके पूरे जीवन भर के लिए उसे दोषी नहीं मान सकता। समाज को भी उसके पुनः जुड़ाव प्रक्रिया में साथ देना होगा ताकि वे पुनः न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो सके बल्कि समाज से अपराध की प्रवृत्ति को भी समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा कर सके। परंतु वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा। सुधार एवं पुनर्वास संस्थाएं बेहतर तालमेल के अभाव में मुक्त कैदियों के सामाजिक पुनर्वास एवं पुनः जुड़ाव में ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण खोजे जा सकते हैं जिसमें मुक्त कैदी समुचित पुनर्वास के अभाव में एवं समाज के द्वारा तिरस्कृत किए जाने के कारण संगठित अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। भारत में उत्तर संरक्षण सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, शासन द्वारा उत्तर संरक्षण सेवाओं को सहायता या उन्मुक्ति सेवाओं एड ऑन डिस्चार्ज सर्विसेज से अलग कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सेवाओं के उद्देश्यों और संगठन में अंतर होता है। वर्तमान में शासन दोनों को एक ही छतरी के अंतर्गत रखकर चल रहा है।
दूसरा, उत्तर संरक्षण सेवाओं का लाभ सामान्यतः लंबी अवधि की सजा से छूटे कैदियों को ही मिलना चाहिए, सामान्यतः 5 साल या अधिक की सजा प्राप्त कैदियों के लिए। तीसरा, हर राज्य में मुक्त कैदियों के लिए सहायता समितियों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए जो नीति निर्माण, समन्वय तथा वित्त आवंटन का कार्य कर सकेंगी। चौथा, प्रत्येक जेल में जेल कल्याण पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिए जो हर कैदी के उत्तर संरक्षण की जरूरत संबंधी प्रस्ताव सहायता समितियों को निरंतर भेजता रहे ताकि उसके पुनर्वास के समय न्यूनतम बाधा उपस्थित हो। पांचवा, उत्तर संरक्षण सेवाओं का 80% सरकार द्वारा सीधे संचालित होना चाहिए। सिर्फ 20% मामलों में इसकी जिम्मेदारी स्वैच्छिक संगठनों को सौंपी जानी चाहिए। यह पाया गया है कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित उत्तर संरक्षण सेवाओं में वित्तीय, कार्मिक तथा प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके दुरुपयोग की भी शिकायतें मिलती रही है। छठा, सरकार द्वारा पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं माने प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 7th है, पुरुषों तथा महिलाओं के लिए मुक्त कैदी हॉस्टल स्थापित किए जाने चाहिए। इसमें प्रवेश सहायता समितियों की अनुशंसा पर होनी चाहिए। 8वां, उत्तर संरक्षण सेवाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग राज्य सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। 9वां, लंबी अवधि की सजा वाले कैदियों को पैरोल के अतिरिक्त भी छुट्टी जैसे फरलो की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी के साधन बना सकें। 10वां, उत्तर संरक्षण के क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इसकी कमियों को लगातार बेहतर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उत्तर संरक्षण से संबंधित इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर आपको ये एक ऑडियो लेक्चर आपके सामने रखा। आप इसको बार बार सुने और फिर हम लोग जब भी क्लास में मिलेंगे तो इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे और आप इसमें से जो भी आपको जटिल पॉइंट लगे, जो भी हिस्सा लगे कि समझ में नहीं आया, उस सबको नोट करके रखिए और फिर से हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।